चंद्रमा मन का कारक होता है। आपकी भावनाओं, आपके अहोभाव, आपके विचारों को ये नियंत्रित करता है। थोड़ा मेडिटेशन करने से तथा भगवान शिव की आराधना करने से हम अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरा इशारा किधर है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर असेंडेंट की, यानी कि कर्क लगन की, कि जनवरी 2026 का जो गोचर है वो कर्क लगन वालों के लिए कैसे रहने वाला है। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम विशेष तौर पर जो बात करेंगे वो करेंगे जनवरी के गोचर की, कि वो कर्क लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन हमेशा की बातें थोड़ा सा हम कर्क वालों के बारे में थोड़ा एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं उनके विषय के बारे में, कि वो कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। देखिए बेसिकली फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो चंद्रमा है, हम चंद्रमा की बात नहीं करते, हम 4 नंबर की बात करते हैं। जो 4 नंबर है वो एक सिंबल है चंद्रमा का, वो एक सिंबल है चौथे भाव का। जो काल पुरुष की जन्म पत्रिका है उसका जो चौथा भाव है वहां 4 नंबर लिखा होता है, और ये 4 नंबर पहचान होती है चंद्रमा की। इसे चार चौथे भाव के विशेष तौर पर कारक हम मून को मानते हैं, और कह लीजिए कि मून को 4th हाउस का की ऑनरशिप मिली हुई है, 4 नंबर की ऑनरशिप मिली हुई है। तो चौथा भाव क्या है? चौथा भाव हमारे सुखों का है, चौथा भाव हमारी माता का है, चौथा भाव हमारी प्रॉपर्टीज का है, हमारे व्हीकल्स का है। जो चौथा भाव है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक व्यक्ति जो संसार में जन्म लेता है, एक बच्चा जो शिशु जो इस संसार में जन्म लेता है, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा जीवन अपने परिवार, अपनी माता, क्योंकि फैमिली तो माता से ही होती है, तो अपनी फैमिली और उनकी सुख सुविधाओं को देने में ही पूरा जीवन, आई मीन टू से अपने दायित्व के निर्वहन में ही पूरा जीवन उसका व्यतीत हो जाता है। तो कर्क लगन वाले जो लोग होते हैं, इनके जीवन का जो पूरा चक्र है वो फोर्थ हाउस एरियाज में ही घूमता है। ये अपनी माता, अपने परिवार, अपने घर में सुख संपत्ति, इन सब चीजों के लिए ही जो है प्रयासरत जीवन भर रहते हैं, और इन्हीं सब चीजों को प्रोवाइड उनको कराते हैं। क्योंकि ये माता के 4th हाउस माता का होता है, और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, माता के कारक भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कर्क लगन के हैं, उनका जो नेचर होता है वो मदर नेचर होता है। मतलब वो सब में एक समान, सबको एक समान तरीके से देखते हैं, एक भाव से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कि 4 लोगों से अगर वो डील कर रहे हैं तो चारों में कुछ अंतर करेंगे, नहीं, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो चारों को समान तरीके से देखेंगे और स्वयं आकलन करेंगे कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। लेकिन कोई द्वेष भावना या कोई पीछे से चली आ रही किसी भी चीज के मन मुटाव को लेकर वो वहां पर जजमेंट अपना नहीं देंगे। इस तरह की पर्सनालिटी होती है कर्क लगन। कैंसिलियन इस तरीके के पर्सन होते हैं। क्योंकि एक मूविंग साइन है तो फ्लेक्सिबिलिटी इनके नेचर में होती है। क्योंकि ये वाटर साइन है तो इमोशंस इनके बहुत हाई होते हैं। चंद्रमा वैसे ही मन का कारक होता है और लिक्विडिटी का कारक होता है, तरलता का कारक होता है। ऐसे इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ये लोग दिल के बहुत साफ होते हैं और इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के प्रति। फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी होती है कर्क लगन। अगर मैं कहूं कि एक महिला अगर कर्क लगन की है तो उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। क्योंकि फैमिली ओरिएंटेशन जो है, जो वर्ड्स है, जो चीज फिट होती है वो सिर्फ कर्क लगन वालों के लिए होती है। यानी एक महिला जो कि कर्क लगन है वो एक अच्छा अपना परिवार चलाने वाली हो सकती है। और 12 राशि की अगर तुलना करें तो एक राशि जो है 4 नंबर कर्क राशि है, कर्क लगन वाली महिला, और बाकी राशियों के महिलाओं से बेहतर तरीके से अपना घर और बेहतर तरीके से अपने परिवार की केयर कर सकती है। तो कर्क लगन की महिला अपने आप में स्पेशल होती है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर जुपिटर जो होते हैं उच्च के होते हैं, बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, नॉलेज कमाल की होती है, मेमोरी कमाल की होती है। कोई भी कैंसर हो, कोई भी कैंसरियन हो, कर्क लगन का बंदा या बंदी हो, उससे आप आपकी फैमिली में भी अगर कुछ ऐसा हो या तो देखिएगा, आजमाइएगा, उनकी मेमोरी कितनी शार्प होती है।
कोई चीज वो 1 साल पहले अगर रख देंगे और आप 1 साल बाद उससे मांगोगे तो तुरंत ही, मतलब बहुत कम समय में वो वहीं से उठाकर वहीं से निकालकर आपको दे देंगे। इस तरीके की शार्प मेमोरी इनकी होती है। हाँ, अच्छे दिल के होते हैं, अच्छी मेमोरी होती है, सबको एक समान देखते हैं। यही सब चीजें आज के जो परिवेश में कहीं ना कहीं इनकी समस्या का कारण भी बनते हैं। अगर प्रैक्टिकली हम करें कहें तो आजकल हर किसी के मन में छल कपट रहता है, तो ये लोग इस चीज को नहीं सोचते हैं, ये लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस आपकी किसी अच्छी एक पर्सनालिटी का जो फायदा सामने वाला उठाता है, कभी कभी आपको नुकसान भी दे जाता है। तो कैंसेरियन दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत साफ होते हैं। इसके अलावा देखिए बात करें नक्षत्रों की, तो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा मीन टू से गुरु, शनि और बुध। गुरु, शनि और बुध, और एक आगे चंद्रमा। बुध इंटेलेक्चुअल आ गया, इंटेलिजेंसी आ गई, बौद्धिक क्षमता बहुत प्रगाढ़ होती है, मैंने कहा मेमोरी बहुत शार्प होती है। उसके बाद गुरु आ गए तो ज्ञान आ गया, नॉलेज कमाल की होती है। शनि आ गया, कर्म प्रधान होते हैं। अगर महिला है तो अपने परिवार का पूरा ख्याल रखेगी, अगर पुरुष है तो वो भी अपने परिवार का छोड़ो, अपने ऑफिस मेंबर्स का, ऑफिस का, सबका बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखेगा। तो इस तरह की केयरिंग पर्सनालिटी होती है। और कहूँ तो जो कैंसरियन होते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ जुपिटर, सैटर्न, मरकरी एंड जो है आपके मून। तो इन सब अच्छे जो ग्रह है, बड़े ग्रह है, इन सबके गुण धर्म आप में समाहित होते हैं। तो इस तरीके की शख्सियत, इस तरह की पर्सनालिटी होती है कर्क लगन। तो ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन रहा कि कर्क लगन के लोग कैसे होते हैं। आइए लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहां हम बात करने वाले हैं जनवरी के जो गोचर की, कि ये जो जनवरी का जो गोचर है वो कर्क लगन वालों के लिए कैसे रहने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं ओम श्री हरि एस्ट्रोड के माध्यम से आप सबको नव वर्ष की, गणतंत्र दिवस की तथा मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और प्रभु श्री हरि से ही कामना करता हूं ये सारे त्योहार आपके जीवन में नई नई खुशियां और नए नए सौगात लेकर आए। सो लेट्स स्टार्ट अपना मेन टॉपिक। अब देखिए हाँ, देखिए इस जो महीने है, इस महीने एक चतुर्ग्रह योग बन रहा है, जो कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के लगनों में विभिन्न विभिन्न जो है घरों में बन रहा है। तो स्पेशली अगर कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन के 6th हाउस में और फिर 7th हाउस में ये योग विद्यमान रहेगा। ये योग 15-15 दिनों के अंतराल पर चेंज होगा। जो जनवरी का जो फर्स्ट 15 डेज यानी कि फर्स्ट हाफ, जो आधा जो महीना है, 15 दिन का जो पीरियड है जनवरी का शुरू का, उसमें 4 ग्रह आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। और उसके बाद जो लास्ट के जो 15 दिन है, सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी है, उसमें जो 4 ग्रह है, चतुर्ग्रह योग जो आपके 7th हाउस में बनेगा। और इसे विशेष तौर पर देखिए कह लीजिए कि इसमें मैं बात करता हूं कि आपके 7 हाउसेस के लॉर्ड, आपकी पत्रिका के 7 हाउसेस के लॉर्ड एक ही जगह पर बैठेंगे। तो जिस भी भाव में बैठेंगे वो भाव बहुत मजबूत दिखेगा। अब भाव अच्छा है या बुरा है, प्लेसमेंट अच्छी है या बुरी है, वो हम आगे बात करेंगे कि कहाँ आपको अच्छा फल देगा और कहाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट और थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ सन, मार्स, मरकरी और वीनस, इस 4 ग्रहों का एक योग बन रहा है, चतुर्ग्रह योग बन रहा है। खैर इसकी बात हम अभी आगे करेंगे जब जब नंबर आएगा उसका। तो अब शुरुआत करते हैं लगन से। देखिए फर्स्ट हाउस में जो बैठे हैं आपके जुपिटर बैठे हैं, लेकिन ये रेट्रोग्राइड हैं। एक्सपेक्ट इनका रहेगा 3rd हाउस में। जुपिटर जो पिछले कुछ दिनों पहले ही, विगत दिनों पूर्व ही ये अपने जो है उच्च राशि में एक प्रवेश किए थे, जो कि आपके लगन में आए थे। बहुत अच्छा पीरियड चल रहा था। यहाँ बैठकर आपको एक गुरु की ब्लेसिंग मिल रही थी, ईश्वर का आशीर्वाद। जुपिटर जब भी लगन में होता है, जिस भी व्यक्ति के, ये जान लीजिए उस व्यक्ति पर ईश्वर ने स्वयं अपना हाथ रख रखा है, स्वयं अपना आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर अपना हाथ बनाए हुए हैं। तो ये वही स्थिति आपकी थी जब जुपिटर आपके 4th, हालांकि 4th हाउस में अभी भी जुपिटर आपके हैं, लेकिन वो रेट्रोग्राइड है, तो उनका जो एक्सपेक्ट है वो सारा का सारा, आई मीन टू 100 में से 90% या 80% मैं कहूँ तो आपके 12th हाउस में आ गया। लेकिन वो अभी भी आपके बैठे वही है, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन या सारा प्रभाव जो है आपको 12th हाउस में मिलेगा।
तो अभी तक जो चीजें ठीक चल रही थी कि भाई आपके संतान को लेकर, आपकी मैरिटल लाइफ को लेकर, आपके भाग्य को लेकर, आपके हायर एजुकेशन को लेकर, ये सब चीजें जो बेहतर चल रही थी उसमें थोड़ा सा प्रेशर आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष आपको दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है कि बैठे वो आपके लगन में ही है, तो इतना ज्यादा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा आपके लिए। लेकिन हाँ, ये 12th हाउस का एक्सपेक्ट देंगे तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी ऑफ मनी देंगे, व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ संघर्ष, कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ लॉसेस होने की संभावना भी यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन अब बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए चंद्रमा जो है के बारे में, क्योंकि 2.5 दिन में वो एक घर चेंज कर लेते हैं, तो उसका जो उसकी जो बात करेंगे चंद्रमा की लगनेस की, वो हम बात करेंगे अपने वीडियो के लास्ट में। अभी हम सिंपली बात करते हैं कि लगन में जुपिटर है, वह बेहतर योग है, एक्सपेक्टेशन भले उनकी 12th हाउस में है, रेट्रो है, लेकिन लगन में बैठे हैं। आपके संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मैरिटल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें उतनी ज्यादा खराब नहीं दिखेगी, बेहतर ही दिखेगी। बहुत ज्यादा इसके लिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में बैठे हैं केतु। सेकंड हाउस में केतु बैठे हैं और सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके 6th हाउस में सन। सेकंड में केतु। केतु का जो एक सिग्निफिकेंस है वो है, केतु क्या करता है, केतु सेपरेशन देता है, तो कहीं केतु दूरियां देता है, केतु अलगाव देता है, केतु डिटैचमेंट देता है, केतु सीक्रेसी चाहता है। ठीक है, यहाँ केतु सेकंड हाउस में आपका आ गया। मैलेफिक प्लेनेट्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड हाउस आपके फैमिली का है, आपके कुटुंब का है, आपकी मनी सेविंग का है। इसके अलावा सेकंड हाउस से हम आपकी लैंग्वेज भी देखते हैं, वाणी देखते हैं। सेकंड हाउस से आपका फूड देखते हैं। अब केतु यहाँ आ गया, सूर्य भी एक तरीके से एक पाप ग्रह तो मैं सूर्य को नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक क्या बोलते हैं, अग्नि ग्रह, एक क्रूर ग्रह है, और वो चला गया 6th हाउस में। उसकी पोजीशन भी बेहतर नहीं है, हालांकि वो अपने से पंचम चला गया। पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का होता है, और जो है एक संतान का होता है, मतलब एक त्रिकोण है, एक अपने से ट्रायन में चला गया, तो वो पोजीशन बहुत बेहतर, मतलब बहुत बुरी मैं नहीं कहूंगा, बेहतर कहूंगा, लेकिन फिर भी छठा भाव है तो वो एक त्रिक भाव कहलाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे सेकंड हाउस में केतु की, तो केतु सेकंड हाउस में आएगा, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं ये चीजें दिमाग में आएंगी कि परिवार वालों से किनारा कर लेते हैं, फैमिली से थोड़ा दूर हो जाते हैं, फैमिली से कहीं ना कहीं दूरियां बनाते हुए आप यहाँ नजर आएंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा वहां पे समझिएगा कि केतु यहाँ पर क्योंकि लंबा टिक रहा है। केतु यहाँ अभी 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ रहने वाला है, थोड़ा लंबा पीरियड है, तो आपको खुद को संभाल के रखना होगा। और अगर केतु नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है तो उसकी रेमेडी आपको करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर मनी सेविंग से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक गंभीरता दिखेगी, एक वजन दिखेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि खाने पीने पे थोड़ा विशेष ध्यान दें, क्योंकि हालांकि जो मैलेफिक प्लेनेट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी को भी जो है ये दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस पीरियड में कोशिश करें कि अच्छा खाना खाएं, कोई मतलब कि कहते ना कि बहुत मतलब तामसिक खाना खाने से बचे, मेन ये है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर पिता से संबंध भी थोड़े खराब हो सकते हैं, पिता से दूरियां भी बन सकती है कि 5 नंबर सूर्य है, सूर्य पिता को इंगित भी करते हैं, आपके नेम फेम को भी इंगित करते हैं। इस तरीके की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। और इसके अलावा देखिए केतु यहाँ बैठकर एक बेहतर योग क्या बना रहा है, केतु सेकंड हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और इसके अलावा ये 4th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। फोर्थ सेकंड हाउस है ना ये, केतु यहाँ से छठे भाव को, हाँ केतु यहाँ छठे भाव को इम्पैक्ट करेगा। छठे भाव को इम्पैक्ट करने का बहुत सीधा सा अर्थ है, देखिए कि सूर्य के घर में बैठा है और सूर्य को भी इम्पैक्ट कर रहा है। सूर्य क्या है, सूर्य सरकार है, और केतु क्या है, केतु ध्वजा है। तो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए एक बेहतर, सरकारी नौकरी के लिए एक बेहतर योग बना रहा है यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ से अष्टम भाव को और अपनी नवम दृष्टि से ये दसम भाव को भी कनेक्ट कर रहा है। आई मीन टू से छठे भाव को कनेक्ट कर रहा है और 10th हाउस कनेक्ट करना है। जो लोग कैंसिरियन है,
और पढ़ाई के क्षेत्र में है, हमें कंपटीशन दे रहे हैं, सरकारी नौकरी की प्रयासरत हैं, तो जो केतु है 5 दिसंबर 2026 तक आपके हाथ में सरकारी नौकरी देकर जाएगा, ये जान लीजिए आप। क्योंकि अब इसके अलावा अष्टम भाव कनेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आप हो सकता है कि कोई रिसर्च से भी कनेक्ट हो, कुछ ऐसा करने का सोचें। कहीं कंपटीशन चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्च से, कहीं ना कहीं अध्यात्म से, कहीं ना कहीं आई इंटू से, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से भी जुड़ सकते हैं, या उन चीजों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। तो इसके अलावा देखिए 12 नाइन्थ लॉर्ड भी रेट्रो है, 12th को कनेक्ट कर रहे हैं, और सन की पोजीशन भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। तो पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ विकार आ सकता है, या फिर पिता से बातचीत में, पिता से रिश्तों में कुछ गड़बड़ियां या कुछ दूरियां बन सकती हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके 6th हाउस में, यानी कि कहीं ना कहीं मैं कहूं तो छोटे भाई बहन की कुछ जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, या फिर नौकरी के माध्यम से छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, या फिर छोटे भाई बहनों या फिर पड़ोसियों से वाद विवाद हो सकता है। इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी कि आप टू एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं, कमीशन का काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का कोई वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, तो निसंदेह यहाँ पर थोड़े से या तो छोटी यात्राएं होंगी उस चीजों को लेके, या फिर कुछ ना कुछ थोड़े से स्ट्रगल रहेंगे, या फिर वहां पर फंड की कमी पड़ेगी। तो हाँ, अगर लोन लेने की सोच रहे होंगे तो वो कामयाब हो जाएगी। बात करते हैं 4th हाउस की। वीनस बैठे हैं आपके 6th हाउस में। माता के स्वास्थ्य को में इश्यू रह सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह बनाने की सोच रहे थे, उसकी फंडिंग नहीं हो पा रही थी। ये पीरियड 15 दिनों का बेहतर है, आपको बैंक से लोन या फंडिंग कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपको मिल जाएगी। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th लॉर्ड देखिए आपके लिए योग कारक ग्रह मंगल देव है, मार्स है, जो आपके 5th और 10th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड का छठे भाव में बैठना, जो शुरू का जो पीरियड है 15 दिनों का, कहीं ना कहीं आपके संतान के स्वास्थ्य विकार आ सकता है। कहीं ना कहीं संतान के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के लेके हो सकते हैं, या उसके एग्रेशन को लेके हो सकते हैं। आपकी संतान अगर समझदार है, बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोचों की वजह से आपके और आपके संतान के बीच आपके इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो इस चीजों को भी थोड़ा संभालिएगा। मुश्किल से 15 दिन रुकिएगा, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर आजमान रहने वाले हैं आपके 15 जनवरी तक। 16 जनवरी चीजें सुधरेंगी। स्टूडेंट है तो टफ थोड़ा टाइम है आपके लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी नहीं है और पंचमेश की पोजीशन भी अच्छी नहीं है। बेबी प्लान करने के लिए ये पीरियड ठीक नहीं है। मैरिज के लिए ये भी पीरियड ठीक मैं नहीं कहूंगा। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। हाँ, 6th हाउस के बाद हम स्पेशली कर लेते हैं सन, मार्स, मरकरी और वीनस, यानी कि 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड, 12th लॉर्ड, 4th और 11th लॉर्ड। महीने के शुरू के पहले 15 दिन नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली थी, जो लोग बिगनर्स हैं, नौकरी की सर्चिंग कर रहे हैं, तो यहां पर नौकरी मिलने के बहुत अच्छे योग हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो वो भी हो तो दिख रहा है इन 15 दिनों में। अगर आपने कोई एग्जाम दे रखा, तो और 15 दिनों में, इन 15 दिनों में अगर कोई ना कोई आपका रिजल्ट आने वाला है, अवेटेड है, और इस 15 डेज 15 जनवरी तक कोई रिजल्ट अगर आ जाता है, तो और आप कैंसर असेंडेंट है, देन आपके हाथ में जॉब पक्का आ जाएगा। ये आप लिख के रख लें। अब वहीं अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा पीरियड है। नौकरी अगर कर रहे हैं, आप पहले से नौकरी कर रहे हैं, वर्किंग प्लेस पर किस तरह की चीजें रह सकती हैं? वर्किंग प्लेस पर कहीं ना कहीं आपको देखिए, यहाँ ये जो योग बना हुआ छठे भाव में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, छोटी मोटी यात्राएं आपको देगा, वहीं खर्चे भी देगा, या फिर विदेश में हो सकता है कोई जाए आप अपने वर्किंग प्लेस को लेकर, अपने वर्किंग प्लेस से के माध्यम से जाए, या फिर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज या कुछ चीजें और हो सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके सुखों में वृद्धि होगी, नो डाउट इस पीरियड में। प्रॉपर्टी के लिए व्यापार के माध्यम से कह सकते हैं कि आपके बच्चों का कंट्रीब्यूशन आपके उसमें रह सकता है, वाइफ का रह सकता है। अब इसके अलावा लेकिन अगर आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं,
व्यापार अगर आपका है तो कहीं ना कहीं ये जो 4 ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं आपके व्यापार को नेगोशिएट कर रहे हैं। ये चैलेंजेस आपको शुरू के 15 दिनों में आएंगे आएंगे। क्या धन की कमी दिखेगी? जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, केतु बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, और सेकंड लॉर्ड बैठा है आपके 6th हाउस में। लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो आप वो आपकी कवर हो जाएगी। लॉसेस हो सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। इन द मैं पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो 15 दिन शुरू के जो योग बना हुआ है छठे भाव उससे रिलेटेड। प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई बात हो सकता है, दिक्कतें रह सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर कोई खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाएं, 15 दिन का टाइम बीत जाने दें, उसके बाद खरीदें तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज फिर ना कि कोई प्रॉपर्टी के लेकर कोई इश्यू या कोई क्या बोलते हैं ना कि विवादित प्रॉपर्टी वगैरह हाथ लगने की चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये तो रहा आपके महीने के शुरू के 15 दिन। इसी में एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि इस महीने के शुरू के 15 दिनों में कहीं ना कहीं अगर आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, व्यापार अगर कर रहे हैं तो कई तरीके के लोगों से डील करना पड़ सकता है और सरकार से हानि हो सकती है। व्यापार कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई खरीद रही थी अपना एक नया सेटअप लगाने के लिए, कहीं उसमें कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं। चीजें ज्यादा डिस्कस कर दी हैं, अधिक बोलने की वजह से समस्या हो सकती है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि व्यापार कर रहे हैं तो कम तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 10, 11 और 12 इन एरिया से आपको इश्यूज मिल सकते हैं, और इन एरिया से कहीं ना कहीं कुछ डिजीज भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता यहाँ पर आपको है, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब बात करते हैं जो 15 दिन के बाद का पीरियड है, 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस मैंने बोला 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, इनकी पोजीशन बेहतर है, लेकिन साथ ही साथ अष्टमेश भी है। अब अगर आपका काम अष्टम एरिया से रिलेटेड है तब तो भाग का सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज चीजें मिक्सअप रहेंगी, एवरेज रहेंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं ये जो 4 ग्रह हैं जो बैठे हैं, आप जो आ जाएंगे, मैं 15 दिन पहले की बात आपको बता ही चुका हूं कि ऐसे ऐसे इशू रह सकते हैं। 15 दिन की बात करते हैं आपके 7th हाउस की, चीजें सुधरेंगी, चीजें बेहतर रहेंगी, फाइनेंस का सपोर्ट रहेगा, फैमिली का सपोर्ट रहेगा, व्यापार में भाई का सपोर्ट रहेगा, प्रॉपर्टी बना पाएंगे, पत्नी का सपोर्ट रहेगा, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं से जुगाड़ चीजों की हो जाएगी। लेकिन जुपिटर की पोजीशन जब तक ठीक नहीं है, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। कहीं ना कहीं थोड़े से चैलेंजेस तो जुपिटर यहाँ देगा, क्योंकि व्यापार के लिए जुपिटर की अच्छी पोजीशन भी देखी जाती है बुध के साथ। ये बुध की पोजीशन बेहतर हो जाएगी तो ओवरऑल जो महीने के 15 दिन के बाद का समय है वो आपके व्यापार के लिए बेहतर रहेगा, आपके व्यापार के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये हो सकता है, आपके पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, या पत्नी के माध्यम से धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। दोनों चीजें हैं, क्योंकि ये मार्केट्स भी हो गए सन आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस भी हो गए। जिन लोग का अफेयर्स वगैरह चल रहा था, प्रेम में पड़े हुए थे, तो 15 तारीख के बाद जैसे 16 तारीख को मंगल 12 मंगल आएंगे आपके 7th हाउस में, तो ये योग क्रिएट होगा। और विभाग के लिए शुरू की जो 15 दिन है वहां पर मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन बाद के जो 15 दिन है, हालांकि जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रपोजल आपको, वीनस की पोजीशन अच्छी हो जाएगी तो प्रपोजल आपको मिलेगा। मोर देन 1 अफेयर होने के चांसेस भी यहाँ क्रिएट होंगे, प्रॉपर्टी मोर देन 1 बनाने के चांसेस भी यहाँ पे क्रिएट होंगे। ये सारे 15 दिन के बाद की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल महीने को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग नौकरी के लिए बेहतर रहेगा, नौकरी जो बिगनर हैं उनको नौकरी मिलने के लिए, जो नौकरी कर रहे हैं वहां के लिए भी चैलेंजेस के साथ साथ, चैलेंजेस बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। मैंने बोला देखिए जो नौकरी के भाव में ये ग्रह बैठे हुए हैं, तो कहीं इन एरियाज में अगर आप नौकरी सर्च करेंगे तो उन एरियाज में नौकरी आपको मिल जाएगी। वर्किंग प्लेस से अगर कनेक्ट करेंगे तो इनका भाग भाव होता है। तो ये जो है वर्किंग प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शुरू के 15 दिन है बहुत बेहतर है। उसके बाद जो ये केंद्र में आ जाएंगे तो और बेहतर हो जाएंगे कि 10th से जो है 10th हो जाएंगे, बेहतर रहेगा। यहाँ शुक्र आ जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सुख का सुख भाव है और दशम का दशम भाव है। यहाँ मंगल आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा, एग्रनेस रहेगी, लेकिन
आप चीजों को सॉर्ट आउट करते रहेंगे, अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट करते रहेंगे। यहाँ सन आ जाएगा, सरकार से लाभ मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा। यहाँ मरकरी आ जाएगा, व्यापार के लिए बहुत बेहतर रहेगा। बात करते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में राहु बैठे हैं और शनि की राशि में बैठे हैं। हालांकि मित्रवत व्यवहार है, लेकिन राहु जब भी आपके अष्टम भाव में आएगा तो अचानक से कहीं ना कहीं कोई लॉटरी सट्टा इस तरीके के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति कराता है। भाई ये पाइल्स जैसे गंभीर रोग भी देता है, ये भी जान लीजिए। अब राहु यहाँ बैठकर क्या करेंगे, राहु यहाँ बैठ के आपके 12th हाउस कनेक्ट करेंगे। अगर आप अष्टम एरिया से वर्क कर रहे हैं, अष्टम एरिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो विदेश पहुंचा देगा अपने व्यापार को, ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि अप्रत्याशित चीजें देता है। अचानक से लाभ दे देगा, अचानक से बाधा दे देगा, अचानक से दिक्कतें भी दे देगा। अष्टम भाव बाधा का भाव भी है, पैतृक संपत्ति का भाव है, साथ साथ बाधा का भाव भी है। अचानक से प्राप्ति का भाव है तो अचानक से समस्याओं का भाव भी है। दोनों चीज यहाँ कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्रिका में राहु की पोजीशन कैसी है, वो अच्छा है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा रिजल्ट आपको दे रहा है। सेकंड हाउस का राहु कनेक्ट करेगा, धन देगा आपको, धन देने की कोशिश करेगा, लेकिन परिवार के साथ आपके जो है गलत फहमियां पैदा करेगा, दूरियां बनाएगा। फोर्थ हाउस कनेक्ट करेगा आपके माता के साथ, जीव तत्व के साथ कहीं ना कहीं कुछ मिस हो देता है, लेकिन सुखों में आपकी वृद्धि करेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। इस तरह की चीजें यहाँ अष्टम भाव से रिलेटेड मिल सकती है। बात करते हैं 9th हाउस की। नाइन्थ हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ये जो है, ये भाव जो भाव है हायर एजुकेशन का है, सैटर्न आ गए तो हायर एजुकेशन वैसे ही मेहनत करने को पड़ गई बहुत ज्यादा। और साथ ही साथ ये जो 9th लॉर्ड है 12th में एक्सपेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगने के चांसेस यहाँ पर हैं। हवाई यात्रा कर सकते हैं अपने स्पाउस के साथ, इस तरीके के योग बने हुए हैं, लेकिन खर्चा बहुत हो जाएगा उसमें। इस तरह की चीजें भी रही हैं। सैटर्न यहाँ बैठकर आपके 11th हाउस को देखेंगे, यानी कि व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में प्रोग्रेस यहाँ पर देंगे। कोई व्यापार कोई प्रपोजल मिल सकता है। या 3rd हाउस को कनेक्ट करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, मेहनत कराएंगे। 6th हाउस को कनेक्ट करेंगे, नौकरी भी उत्तम रहेगा। व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोन वगैरह मिलने के चांसेस भी बनेंगे। इसके अलावा देखिए केतु की बात करें, केतु 2nd हाउस से बैठकर आपके 4th, 8th और 10th हाउस को कनेक्ट करेंगे। सरकारी नौकरी के योग ये भी बना रहे हैं। माता से संबंध, माता से बातचीत में कमी, परिवार से बातचीत में कमी, और कहीं ना कहीं ऑकल्ट की तरफ आपको जोड़ेंगे, आध्यात्म की तरफ आपको जोड़ सकते हैं। बात करते हैं आपके 10th हाउस के। 10th लॉर्ड बैठे हैं, देखिए पहले 15 दिन 6th हाउस में नौकरी के उत्तम योग बना हुआ है, और उसके बाद बैठ जाएंगे आपके 7th हाउस में, व्यापार के लिए उत्तम योग बनेगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके 11th हाउस के। 11th लॉर्ड आपके बैठे हैं 6ठे भाव में, बेहतर पोजीशन नहीं है, लेकिन 7th भाव में जैसे आ जाएंगे चीजें थोड़ी सुधरेंगी। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बेहतर रहेंगी। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 6ठे भाव में, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाएंगे 7th हाउस में, लॉसेस की चीजें यहाँ दिखा रहे हैं। इसके अलावा देखिए 7th हाउस में जब ये सारे ग्रह आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर होगा उसके नेचर में बहुत डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो उसको लेकर वैसे भी आप लोगों का और आपके स्पाउस में एडजस्टमेंट चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर थोड़ी बहुत क्रिएट हो सकती है, बेचारी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो आप उसको जो है मैनेज कर लेंगे। कुछ ग्रह इस माह राशि बदल रहे हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 जनवरी को 7th हाउस में आ जाएंगे। मंगल की बात करें तो मंगल 16 जनवरी को 7th हाउस में आ जाएंगे। बुध की बात करें तो 17 जनवरी को बुध जो 7th हाउस में आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए शुक्र की बात करें 13 जनवरी को शुक्र जो है 7th हाउस में आ जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ ग्रह जो राशि बदल रहे हैं, तो चतुर्ग्रह योग जो पहले 6ठे भाव में लग रहा था अब वो 7th हाउस में लग जाएगा। इसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा बताने की इसको आवश्यकता नहीं है कि इनका इफेक्ट क्या क्या रहेगा, हम आपसे बात इस बारे में कर चुके हैं अभी। इसके अलावा देखिए बात करते हैं रेमेडी सेशन की। रेमेडी सेशन में देखिए अमावस्या 18 जनवरी को पड़ रही है, और अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु का इंपैक्ट अच्छा नहीं है, वर्ग चार्ट में राहु नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, तो आपको इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर आपके पास अगर आसपास नहर की जो है नहीं आपके पास, तो यथा सामर्थ्य मंदिर में नारियल आप प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा कपूर की फ्रेग्रेंस ले सकते हैं, या फिर मंदिर में जाके थोड़ा साफ सफाई कर लीजिए, या फिर किचन में खाना खाना भी एक इसकी रेमेडी के तौर पर आता है। अगर केतु आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है तो डॉग फीडिंग कराइए, या फिर आप मंदिर में जो है ध्वजा आप भेंट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं। एक छोटे छोटे उपाय करने से आप अपने नेगेटिव राहु से पॉजिटिव रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, नेगेटिव केतु से पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा देखिए चतुर्थी की बात करते हैं। संकट चतुर्थी 6 जनवरी की है और विनायक 22 जनवरी की है। अब देखिए आपके थर्ड और ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। यानी कि अगर आप का जो वर्किंग है वो ऑनलाइन है या फिर कमीशन कम्युनिकेशन का वर्क है, टूर एंड ट्रेवल्स का वर्क है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है और साथ ही साथ प्रॉफिट होने ना होने के स्थान पर आपको और लॉसेस हो रहे हैं। बुआ बहन का स्वास्थ्य खराब रहता है, उस पर व्यय हो रहा है, या फिर बुआ बहन से प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है जो कोर्ट कचहरी में चल रहा है, या फिर बहुत सारे लॉसेस हैं, व्यय बहुत अधिक हो रहे हैं। तो इन सब चीजों के निवारण के लिए आप चतुर्थी का व्रत करें। इस दिन गणेश मंदिर जाए, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में धूर्वा अर्पित करें, तो निसंदेह आपके कष्टों का निवारण गणेश भगवान करेंगे। बात करते हैं प्रदोष की। 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष व्रत है। अब देखिए आप आपके लगन के स्वामी चंद्रमा है महादेव, जिनके आपके जो है महादेव जो है आपके मेन जो है देवता है। तो आपको सदैव ही प्रदोष व्रत करना चाहिए अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अपने उत्तम मन के लिए, मन में एकाग्रता के लिए है कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन अच्छा रहे। तो इन सब चीजों के लिए आपको प्रदोष व्रत करना अनिवार्य रहता है। इस दिन आप शिवालय जाएं, शिव जी में जलाभिषेक करें और वहां बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र का जाप आवाज करें। इसके साथ साथ आपको प्रत्येक चंद्रवार को शिवालय अवश्य जाना चाहिए और वहां पर उनको जलाभिषेक करना चाहिए और एक माला पंचाक्षर मंत्र का जाप आपको सदैव चंद्रवार वाले दिन तो करना अनिवार्य रहता है। इससे आपका स्वास्थ्य, आपकी काया उत्तम बनी रहेगी। इसके अलावा साल में 1 या 2 बार रुद्राभिषेक करना भी आपके लिए बहुत विशेषकर शुभ रहता है। तो इन सब चीजों को कीजिए। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके पूर्णिमा की। 3 तारीख को पूर्णिमा, 3 जनवरी को पूर्णिमासी है और अगर मन व्याकुल रहता है, मन में जो है एंजाइटीज है या फिर कोई दिक्कतें हैं, कंफ्यूजन रहते हैं, एकाग्रता नहीं है, तो आप पूर्णिमा वाले दिन आप मून मेडिटेशन कर सकते हैं। 10 मिनट आप चंद्रमा को निहारिए खुली आंखों से। कहीं ना कहीं एक मून मेडिटेशन है और कहीं ना कहीं चंद्र को बल देने का एक अच्छा ये रेमेडी जो है सिद्ध होगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं गज केसरी योग की। तो इस माह गज केसरी योग जो लग रहा है वो 4, 10, 18, 25 और 31 जनवरी को लग रहा है। जिन जातक जातिकाओं के जन्म पत्रिका में गज केसरी विद्वान होता है वे बहुत कम मेहनत से आकाश को बुलंदी को छूते हैं। हमारे चारों जितने भी फेमस पर्सनालिटीज हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं परोक्षता अपरोक्ष रूप से ये योग विद्वान रहता ही रहता है। इतना जो गजब का ये योग होता है। स्पेशली व्यापारियों के लिए अगर बात करूं, आप अगर ट्रेडर्स हैं तो देखेंगे इन 5 दिनों के अंदर, इन पांच दिनों के अंदर आपके हाथ में कैश फ्लो अधिक रहेगा। आप इसको अप्लाई कीजिए, आपको सत्यता का प्रमाण मिलेगा। और देखिए इसके अलावा मकर संक्रांति, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है और ये बड़ा ही विशेष पर्व है। जो लोग नियमित रूप से सूर्य की उपासना नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत एक साल में एक बार एक बड़ा उत्तम अवसर आता है कि इस दिन आप सूर्य की उपासना करें। और इस दिन सूर्य की उपासना करने से आपका जो चंद्रमा है, जिनका चंद्रमा एफ्लेक्शन में है, जो सॉरी सूर्य जिनका सूर्य एफ्लेक्शन में है या फिर नीच का है, ये जो लोग सूर्य की नियमित रूप से उपासना नहीं कर पाते, इस दिन सुबह जल्दी उठें और सनराइज के समय उनको अर्घ दें और साथ ही साथ कन्याओं को मिष्ठान का वितरण करें। और हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो आप यथा सामर्थ्य आप फूड पैकेट्स लोगों को वितरण करें जो जिनको चाहिए है और उसमें मिष्ठान ऐड जरूर करें। तो इससे चंद्रमा आपका बली होगा और ये बहुत अच्छा एक अवसर है चंद्रमा को मजबूत करने का, चंद्रमा ने सूर्य को मजबूत करने का। आई करेक्ट माई सेंटेंसेस कि यहाँ मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ मकर संक्रांति को लेकर। इसके अलावा देखिए रेमेडीज में अब क्वालिटीज की बात करें तो मैं बोल चुका हूँ कि भाई एक कैंसर वाले हैं, मदर नेचर इनका होता है। इनकी लकी राशियां टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस होती हैं। हेल्थ का इशू 16-17 जनवरी को अधिक रहेगा। स्ट्रेस 20, 21 और 22 जनवरी को रहेगी। एक्सपेंसिव अगर डेट्स की बात करूं जिस दिन अधिक व्यय कर सकते हैं 2, 3, 29, 30 और 31 जनवरी, इन दोनों अधिक खर्चा हो सकता है। स्टोन की बात करें व्हाइट पर्ल, कोरल, महादेव और हनुमान जी की उपासना करना आपको बनता ही बनता है, ये सब कीजिए। अब देखिए चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा मैं हमेशा बोलता हूं कि 2.5 दिन में एक घर बदल देता है, तो उनको इस प्रोडक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता। चूंकि ये चंद्रमा की लगन है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए बात करते हैं महीने के शुरू के पहले दिन 1 जनवरी और लास्ट में 27 और 28 जनवरी को चंद्रमा आपके 11th हाउस में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मित्रों के साथ घूमने फिरने के पॉइंट ऑफ व्यू से या बड़े भाई बहनों के साथ एक अच्छे रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड, ये दिन आपके अच्छे बीतेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। 2 और 3 तारीख को ये मिथुन राशि में रहेंगे। 29 और 31 यानी कि 2, 3, 29 और 31, 2, 3, 29, 30 और 31
ये जो 5 दिन है, ये जो चंद्रमा जो है लग्नेश अपने 12th हाउस में दिखेंगे, जहां एक तो एनिमिटी की राशि पड़ी है और साथ में ये एस पर भाव भी अच्छा भाव नहीं है, हानि रहेगी, लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे, मन में एक विकार रहेगा, स्वास्थ्य खराब रह सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ सकती है। बात करते हैं लग्नेश का, लगन में 4 और 5 जनवरी को लग्नेश लगन में रहेंगे, बेहतर योग रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि, 6 और 7 तारीख को ये अपने मित्र की राशि में रहेंगे, सेकंड हाउस में रहेंगे। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परिवार के साथ समय बिताने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा पीरियड यहाँ रहेगा। बात करते हैं कन्या, कन्या राशि की 8 और 9 जनवरी को ये थर्ड हाउस में रहेंगे, क्योंकि इनकी एनिमिटी की राशि है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं होंगी, उससे कोई फायदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप उसको मतलब पहले से उसके लिए आप थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप करके रखें। बात करते हैं कहीं ना कहीं तुला राशि की 10, 11 और 12, 10, 11, 12 जनवरी को जो है चंद्रमा फोर्थ हाउस में रहेंगे, जो कि उनका अपना ही घर है। तो ये आपके माता के साथ समय बिताने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुखों में वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर योग रहेगा, बेहतर समय ये आपका स्पेंड होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की 13, 14 और 15 जनवरी को जो चंद्रमा जो लग्नेश है वो पंचम भाव में रहेंगे, बेहतर योग रहेगा। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेम प्रसंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर बेबी प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पॉजिटिव टाइम रहेगा। बात करते हैं आपके धनु राशि में, यानी कि छठे भाव में 16 और 17 जनवरी को चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे, हेल्थ में थोड़ा इशू रह सकता है। 18, 19 और 20 को चंद्रमा जो मकर राशि में 7th हाउस में रहेंगे, यहाँ बैठकर अपने ही लगन को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 20 योग का निर्माण भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्रमा शनि की राशि में आने से 20 योग का निर्माण होगा और कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में इशू यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं 21 और 22 जनवरी की, अष्टम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, लेकिन राहु बैठे हुए वहां पर, तो ये पॉइंट, ये जो 2 दिन है ये भी अच्छा नहीं बीतेंगे, उलझने रहेंगे, स्ट्रेस अधिक रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं मीन राशि के 23 और 24 जनवरी को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, वहां सैटर्न पहले से बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और सैटर्न का जो है एक एनिमिटी वाला व्यवहार है, लेकिन क्योंकि ये स्थान बेहतर है, तो कहीं ना कहीं 7वें और 8वें भाव में चंद्रमा की अपेक्षा नवम भाव में थोड़ा सा अपना रिलीफ आप महसूस करेंगे। बात करते हैं मेष राशि की 25-26 जनवरी को ये 10th हाउस में रहेंगे, तो ये पीरियड कहीं ना कहीं आपके वर्किंग प्लेस में आपको प्रोग्रेस या कोई ना कोई मान सम्मान दिलाएगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा हमें यहाँ पर आपको फल देंगे गोचर बस। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था कैंसर असेंडेंट का जनवरी 2026 का। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोबर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके संपर्क में जो भी लोग कर्क राशि, कर्क लगन के हैं, उनको वीडियो फॉरवर्ड करें, ताकि वो जाने नए साल का पहला महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।